हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल भाई? चलो ये सभी का हालचाल फिर बढ़िया होना चाहिए। तो एक बार फिर आपका भाई यहाँ पे आ चुका है सर। मैं पिछले 4-5 दिनों से घर गया हुआ था। जिस दिन आपकी अनाउंसमेंट आई थी कि आपके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, मैंने घर से ही वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी। मुझे नहीं पता वो सही थी या कैसी थी, बट मेरे को ये था कि आपको अनाउंसमेंट जरूर बतानी है कि आपके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। तो फाइनली अब आप सब जानते हो एग्जाम हमारे कैंसिल हो चुके हैं। बट आपको मैंने पहले भी कहा था कि कैंसिलेशन का मतलब है बिल्कुल मत समझना सर मेरा हार्डवर्क कम हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आपका हार्डवर्क कम होगा या नहीं होगा, बट ये गारंटी है कि मेरा आपके लिए हार्डवर्क कम नहीं होगा। इट मीन्स मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं डेली स्टूडेंट दरबार लेके आऊंगा। अब वो चाहे कितने ही बच्चे देखें, मुझे पता है कि कैंसिलेशन के बाद ना और कम बच्चे हो जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि आज के सेशन में काफी कम बच्चे आए होंगे। मुझे ये भी पता है कि आज का सेशन में कई बच्चे पूरा कंप्लीट नहीं देखेंगे। रीजन बिंग उनको पता है एग्जाम दिसंबर में। बट मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे आपके लिए काम करना है सर। मुझे दिल से काम करना है। मेरा एनर्जी लेवल कम नहीं होगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे ना, मैं यूट्यूब पे आपकी रिवीजन के लिए, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे जरूर आता रहूंगा। तो चाहे एग्जाम दिसंबर में हो चुके हैं, बट हफ्ते में 2 दिन मैं आपकी रिवीजन करवाने के लिए आऊंगा। जितने भी एमसीक्यूज पहले हम कर रहे थे, एमसीक्यूज अभी भी करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, इतनी मेरी गारंटी है। जो बच्चे डेली मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो होंगे ना वो इसमें से देखे हुए आएंगे। तो आपको बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट दरबार मिस मत करना सर। आईसीएसआई के पिछले 5 साल के पेपर हम कर चुके हैं, वो भी आपने जरूर करने हैं। और डेली बेस पे जो आपके टेस्ट चल रहे हैं चैप्टर वाइज, वो भी आज आपने करने हैं। ठीक है जी। तो आज हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ क्वेश्चन बैलेंस थे, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। और सैलरी की आज हम स्टार्टिंग कर देंगे। तो एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस और एक सैलरी, आज हम ये दोनों करेंगे। ठीक है जी। सैलरी कंप्लीट तो नहीं होगा क्योंकि सैलरी के काफी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे करने हैं, बट स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करके अगला सेशन जो होगा फिर हम सैलरी पे लेके पूरा का पूरा आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक कई बच्चे कह रहे हैं कि सर अब ना ये बता दो कि हमें ना कैसे मतलब दिसंबर के एग्जाम की तैयारी करनी है। उसकी बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो मैं 1 या 2 दिन में डाल दूंगा। उस वीडियो को आपने जरूर देखना है। उस वीडियो के बेस पे आपने जितनी भी रिवीजन करनी है ना, उस वीडियो के बेस पे करनी है। तो बहुत जल्दी मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने जा रहा हूँ। और बच्चा कह रहा है सर आप बर्थडे पे क्या अनाउंसमेंट करोगे? आपने कहा है 4 अनाउंसमेंट करूंगा। सर चारों की चारों आपके फेवर में है। मतलब मुझे पता है कि जो बच्चे मुझे जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं जो भी काम करूंगा आपके फेवर में होगा। इतनी गारंटी दे रहा हूं, चारों के चारों अनाउंसमेंट आपके फेवर में है। और कई बच्चे गैस कर रहे हैं, कई बच्चों को पता है क्या आना है, बट कई बच्चे कुछ चीजें गैस नहीं कर पाएंगे। वो आपको मैं थोड़े दिन के अंदर बता दूंगा वो अनाउंसमेंट कौन कौन सी हैं। आपको भी लगेगा सर आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। ठीक है नी। तो अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। बट 4 अनाउंसमेंट इस बार मैं अपने बर्थडे पे लेके आ रहा हूं और उम्मीद करूंगा आपको बहुत बढ़िया लगेंगी। उम्मीद करूंगा आप वाकई ही अप्रिशिएट करोगे। उन 4 में से कोई ना कोई अनाउंसमेंट आपके लिए ऐसी होगी जो आपको लगेगा ये अनाउंसमेंट मेरे लिए है, जो मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, स्टार्ट करेंगे फिर सेशन। ठीक है। अच्छा पहले तो ये कमिटमेंट करो फटाफट से, जो यहाँ पे एक चैट बॉक्स में बताओ रही कौन कौन से बच्चे अब मेरा डेली साथ देंगे, क्योंकि एग्जाम तो हो चुके हैं कैंसिल, अब होंगे एग्जाम दिसंबर में। कम से कम भी 6 महीने पड़े हैं। बट कौन कौन से बच्चे डेली मेरा साथ देंगे कि सर हम डेली आएंगे? अगर आप आओगे ना, हम भी डेली आएंगे चाहे एग्जाम दिसंबर में हो चुके हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले जी। कौन कौन से बच्चे मेरा साथ देंगे? कई बच्चे कह रहे हैं हम साथ देंगे और कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें नहीं पता हम साथ देंगे नहीं देंगे, हमें खुद ही नहीं पता हमने करना क्या। वो तो आज हम वैसे आके बैठ गए, चलो देख रहे हैं विवेक सर कैसा पढ़ाते हैं। नालायको, साथ आपने जरूर देना है। जितने बच्चे साथ देंगे उनका थैंक यू, जो नहीं देंगे उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपने मेरा साथ देना है। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे लिए हार्डवर्क करोगे। ठीक है। इधर देखो ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 83 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और आज हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का जो टेस्ट था, जो बैलेंस एमसीक्यूज थे, वो हमें कंप्लीट करने हैं। और सैलरी के एमसीक्यूज जो होंगे ना, आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एक बार फटाफट से रेजिडेंशियल स्टेटस वाले एमसीक्यूज पे आ रहा हूं। पहले तो मुझे इतना बताओ, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में ना हमने 55 एमसीक्यूज तक तो कंप्लीट कर लिए थे। 56 से आज हमें स्टार्ट करने हैं। और 56 से लेके बैलेंस जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो कंप्लीट करेंगे। और सैलरी के स्टार्टिंग के जो एमसीक्यूज होंगे ना, वो भी आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 है क्या? पढ़ना स्टार्ट करो जी। इन द एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 पर्सन शुड बी
हाँ जी, एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, पहले तो बताओ सेक्शन 6 हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस में जो है उसकी एक्सेप्शन 2 कौन सी है? एक्सेप्शन 2 में क्या लिखा हुआ कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा तो उस केस में 182 डेज हम चेक करेंगे। एक्सेप्शन 1 में सिर्फ इंडियन सिटीजन वर्ड है, एक्सेप्शन 2 में इंडियन सिटीजन वर्ड भी है और इंडियन ओरिजिन वर्ड भी है। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं भाई एक्सेप्शन 2 जो है ना सेक्शन 6 की, उसमें कौन से वर्ड की बात की गई है? इंडियन सिटीजन इसकी भी बात है, इंडियन ओरिजिन इसकी भी बात है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन दोनों की बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार चेक करना किन किन का सही है। लास्ट में टोटलिंग मुझे बतानी है कि आपने टोटल में से कितने नंबर आपके सही है, ताकि मुझे ही पता लगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। ठीक है, और सारे बच्चे मुझे बताते हैं, कई बच्चे नहीं बताते, उन्हें माता रानी पाप लगाएगी। नाले को सावन का महीना चल रहा है, ध्यान रखना भगवान जी पाप लगाएंगे। तो प्लीज सबने मुझे बताना है कितने क्वेश्चन सबके सही है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स इफ पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ पर्सन वर बोर्न इन, अपने आप बोल दो। एक पर्सन को इंडियन ओरिजिन कब बोलते हैं? अगर उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनका बर्थ कब हुआ हो? 1947 से पहले। लो में क्या लिखा हुआ है? अनडिवाइडेड इंडिया। और अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या था? 1947 से पहले। तो इसका आंसर क्या बनेगा? दैट इज बिफोर 1947। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोरी, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसी मे बी आरओआर आफ्टर बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया। हनी क्या कहना चाह रहे हैं कि रेजिडेंट बनने के बाद इनमें से कौन सी कैटेगरी आरओआर बन सकती है? रेजिडेंट बनने के बाद इनमें से कौन सी कैटेगरी आरओआर बन सकती है? आपने बोल दो इंडिविजुअल बन सकते हैं, यस बन सकते हैं। एचयूएफ बन सकते हैं, बच्चा कह रहे हैं नहीं एचयूएफ नहीं बन सकते, या बन सकते हैं? बन सकते हैं, कर्ता के बेस पे। याद करो, कर्ता अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एचयूएफ क्या बन जाएगा? आरओआर। तो एचयूएफ बन सकता है। कंपनी नहीं बन सकती, क्योंकि कंपनी या तो आर बनेगी या वो एनआर बनेगी। आरओआर वाली कैटेगरी सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ में होती है। तो इसने क्या बोला कि कौन कौन सी कैटेगरी है? दैट इज बोथ ए एंड बी, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होंगे वही आरओआर वाली कैटेगरी में होंगे, बात ध्यान दो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जी। अब अगला क्वेश्चन देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसी मे बी आरएनओआर इन इंडिया। इनमें से कौन सा असेसी आरएनओआर बन सकता है? पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बन सकती, एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं बन सकता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यस ये बन सकता है, क्योंकि ये आरओआर आरएनओआर दोनों बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा चारों के चारों भी तक बहुत सारे बच्चों के सही होंगे, उम्मीद करूंगा सभी के सही होंगे, और जिनके गलत हैं प्लीज चेक करो आपसे गलती होकर रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे स्टूडेंट दरबार चलेंगे ना, तो आपके 100 में से 100 क्वेश्चन आने चाहिए। लास्ट स्टूडेंट दरबार जब मेरा होगा कि आपको ये लगे कि सर आप क्वेश्चन कहीं से बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तब होगा अगर आप डेली यहां पे अटेंड करोगे। उसके बाद देखो जी, एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। हाँ जी, आपने बोल दो एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस सेम रहेगा या अलग हो सकता है? मे चेंज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, देखिए कह रहे हैं विल सर्टेनली चेंज, मतलब चेंज होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मे चेंज। ये बात ध्यान देना। उसके बाद एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट एक्सटेंट इट्स पोयम इज सिचुएटेड इन इंडिया। आपने आप बोल दो रही इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी उसकी पोयम को कंसीडर किए बिना। सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट बनेगी, उस केस में पोयम हम चेक ही नहीं करते। तो ऑलवेज क्या बन जाएगी? रेजिडेंट। दैट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, इनकम डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। ओ माय गॉड, हे भगवान जी, इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा मैं। वो कह रहे अगर कोई इनकम इंडिया में कमाई गई है या इंडिया में कमाई हुई मान ली गई है, तो वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? आपको मैंने पहले भी कहा था, अराइज इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया ये सबके हाथ में टैक्सेबल होता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। तो अपने बोल दो रेजिडेंट के हाथ में भी है, आरओआर आरएनओआर के हाथ में भी है, एनआर के हाथ में भी है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इट मींस जितने भी असेसी होंगे इंडिया में कमाई गई इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी आगे देखो फिर। मिस्टर बी एक कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया आया प्रीवियस ईयर 15-16 में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 he was in India 55, 60, 90, 150, 70. Determine the residential status for the assessment year 2021. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर एनआर था। एक बार दोबारा चेक करें। 60 डेज और मोर तो है क्योंकि 70 डेज है। पिछले 4 साल में मेरे ख्याल से 355 दिन आएगा। 150,
90, 60 और 55, या 355 दिन आ रहा है, तो इट मीन सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, एनआर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, सेम क्वेश्चन दोबारा भी आ गया, इसका आंसर क्या बनेगा, एनआर। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, 60 साल या उससे ऊपर है, पिछले 4 साल में 365 नहीं बना, और अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये क्या बन जाएगा, एनआर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद देखो री, मिस्टर डी एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ऑन 22 सितंबर 19 फॉर द फर्स्ट टाइम टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इन फ्रांस। एक इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर जा रहा है, उस केस में ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। अब अगर ओनली फर्स्ट चेक करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 22 सितंबर 182 डेज से कम बनेगा, और अगर 182 डेज से कम बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा बोल रहा है, कह रहा भाई क्या हो गया सर को, इतनी जल्दी जल्दी सर भाग रहे हैं, सर क्या सेकंड बेसिक कंडीशन भूल गए क्या, यहाँ पे 60 डेज और मोर है, पिछले 4 साल में 365 भी होगा, क्योंकि वो पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा है। मेरे मेहरून, मेरे ग्रीन, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात मुझे सोच के बोलना, आपने एक्सेप्शन की थी सेक्शन नंबर 6 की, उसमें लिखा था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर जा रहे हैं ना, उस केस में ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। तो अगर मैं ओनली फर्स्ट चेक करूंगा तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए जो है ये क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। ठीक है री, तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी 2 लाख रिसीव्ड इन लंदन विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ, अपने आप बोल दो री, 2 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव्ड इन लंदन विल बी टैक्सेबल, अपने आप बोल दो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो भैया इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये आरओआर जो होगा इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों के सही है, टोटल मेरे ख्याल से 10 या 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगर किसी बच्चे के 10 में से 10 सही है ना, इट मींस ये लगा लो उसकी रिवीजन बहुत बढ़िया चल रही है, उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है। और अगर किसी के 10 में से 5 सही है, 4 सही है, तो वो बहुत बड़ा नालायक बच्चे, ध्यान रखना, उसको भी बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर इस पेपर में 90% नंबर आएंगे तब आपके रियल पेपर में 80% एक्सपेक्ट करना। इसमें अगर सारे सही होंगे तब जाके वहां पे 90% नंबर आएंगे, तो वो चेक कर लो कितने आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, इनकम एक्रू इन लंदन एंड रिसीव देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, अपने बोल दो इनकम कमाई बाहर है, रिसीव बाहर की है, तो भैया किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। एक बच्चा कहता है सर आरएनओआर के हाथ में भी तो टैक्सेबल होती है, आरएनओआर के हाथ में, नालायक इधर आओ, कब टैक्सेबल होती है, अगर उसका बिजनेस, कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप होगा। तो यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन की तो बात ही नहीं कही गई, तो इट मीन सिर्फ कमाई बाहर है, रिसीव बाहर किया, कुछ भी नहीं कहा, तो ओनली आरओआर के हाथ में टैक्सेबिलिटी होगी और किसी के हाथ में नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, एन इनकम ऑफ 6 लाख फ्रॉम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, द इनकम नीदर एक्रू इन इंडिया नो रिसीव इन इंडिया। एक इनकम कमाई बाहर है, इनकम रिसीव बाहर की है, बट उसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। अपने आप बोल दो, इनकम कमाई बाहर है, इनकम रिसीव बाहर की है, तो आपको मैंने पहले भी कहा था बिजनेस, कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप होगा तो आरएनओआर के हाथ में भी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। तो भैया आरओआर के हाथ में तो पहले से ही टैक्सेबिलिटी है, आरएनओआर के हाथ में भी टैक्सेबिलिटी होगी कब, अगर उसका बिजनेस, कंट्रोल या अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप होगा। तो अपने आप बोल देना ये आरओआर के हाथ में यस होगी, आरएनओआर के हाथ में यस होगी, ये बोथ ऑफ द अबव जो होंगे ये दोनों के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, बस एक बात ध्यान दो। तो भैया दोनों के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी और ये दोनों आरओआर और आरएनओआर इन दोनों कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, एक्स वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, एक्स पैदा हुआ इंग्लैंड में, हिज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन 1951 एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन साउथ अफ्रीका। एक्स इन केस ऑफ, अपने बोल दो जी, एक्स इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए 1951 में, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर पैदा हुए। तो एक्स जो है क्या वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था इंडियन ओरिजिन तब बनते हैं अगर वो, उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है तब ओरिजिन बनेंगे। तो अपने आप बोल दो, ना तो वो पैदा हुआ, ना पेरेंट्स पैदा हुए, ना ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चा कहता है सर पेरेंट्स पैदा तो हुए, नालायक 1951, तो क्या ये 1947 से पहले है, नहीं ना। तो 1947 से पहले अगर पैदा होते फिर ये क्या बन जाता है, इंडियन ओरिजिन। तो अब ये क्या बनेगा, दैट इज फॉरेन नेशनल, मतलब बाहर का सिटीजन बनेगा, इंडियन ओरिजिन नहीं बनेगा।
तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आते हैं, ये बात ध्यान देना। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा वीडियो सुनोगे, फिर भी डाउट हो किसी से दोस्तों से पूछ लोगे, फिर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो मेरा सैटरडे को डाउट सेशन होगा ना, उसमें आपके मैं सारे डाउट ले लूंगा। और मैं बच्चों से माफी मांगता हूं जो मैं पिछले 4-5 दिन में किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाया। फैमिली के पास गया था बहुत टाइम के बाद, मतलब इतने टाइम के बाद मैं कभी मम्मी पापा से मिला नहीं, बट इस बार काफी टाइम हो गया था। तो वहां पे जाके टाइम पता ही नहीं लगा कब बीता, मतलब ऐसा लगता है कि टाइम और होना चाहिए था थोड़ा सा। बट कुछ फर्ज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी आ गया कि नहीं, मुझे लगा कि बच्चे ये ना सोचें कि सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो ऐसा मैं हूं नहीं, तो इसलिए मैं स्पेशली आ गया। मैंने बोल दिया कि मैं थोड़े दिनों के बाद फिर कभी आ जाऊंगा, बट पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चों के लिए मैं पूरी करके आऊंगा। ठीक है जी। तो मैं माफी चाहता हूं, इस सैटरडे को जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं सारे कंसीडर कर लूंगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है। मिस्टर आकाश तनवर हैज द फॉलोइंग इनकम। उसकी कुछ इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी अमाउंटिंग 3 लाख, हाफ जो है उसने इंडिया में रिसीव की है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे, और एंटायर इनकम रिसीव की है यूके में। तो भैया रिसीव कहीं पर भी की हो, कमाई बॉम्बे में है, तो सबके हाथ में टैक्सेबल है 3 लाख रुपए। और ऊपर वाले 3 लाख रुपए आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होंगे, आर एनओआर और एनआर के हाथ में सिर्फ 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। रीजन बिंग उसने बोला 50% इंडिया में रिसीव की है। तो ये आरओआर के हाथ में तो पूरे 6 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे, और आर एनओआर और एनआर के हाथ में 4.5 और 4.5 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। एक बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ध्यान आ रहा हो, जब हमने क्लास में किया था आपको मैंने उस टाइम भी कहा था आरओआर के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के, रेमिटेंस को छोड़ के और पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट को छोड़ के। तो भैया ना तो इसमें रेमिटेंस है, ना पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट है, ना ही एग्जम्प्टेड इनकम है। इट मींस ये दोनों इनकम आरओआर में तो आएंगी। अब आर एनओआर के हाथ में ये 3 लाख तो आएगा, एनआर के हाथ में भी 3 लाख आएगा। रीजन मीन क्योंकि इंडिया में कमाया है, बट ये 3 लाख रुपए कमाया बाहर है, बट इसका 50% पोर्शन इंडिया में रिसीव किया। तो आप सब जानते हो जितना पोर्शन इंडिया में रिसीव करोगे वो तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो 3 लाख का 50 कितना बना, 1.5 लाख रुपए। तो 3 और 1.5 4.5 लाख रुपए सबके हाथ में टैक्सेबल है, बट आरओआर के हाथ में पूरा 6 लाख रुपए टैक्सेबल है। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी। अब किन किन बच्चों के सही है मुझे नहीं पता, लास्ट में आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, सिर्फ साइड में भी लिखते रहो। अगला और क्वेश्चन नंबर 70। विवेक वॉज बोर्न इन 1992। मैं 1992 में पैदा हुआ। ओ माई गॉड। अच्छा, हिज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन 1952। नहीं ये तो गलत है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन लाहौर इन 1937, बट हिज ग्रैंड मदर वॉज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1941। विवेक क्या है? आपने आप बोल रहे विवेक क्या है? एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। रीजन मीन उसके ग्रैंड फादर जो हैं वो 1947 से पहले हैं। और लाहौर आप सब जानते हो पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया। और अगर 1947 से पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर पैदा हुआ होगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? इंडियन ओरिजिन का पर्सन बन जाऊंगा। तो इस केस में क्या बन गया? इंडियन ओरिजिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो री, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही, ये क्वेश्चन है पोयम वाले। आपको मैंने पहले भी कहा था पोयम वाला कॉन्सेप्ट जरूर करके जाना, चाहे वो ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा हो चाहे वो न्यू सिलेबस वाला बच्चा हो, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। किस तरह का आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट is defined in the act to mean place where key management and commercial decision that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are is substance made. Only key management, only commercial decision, key management और commercial decision। अब इन बताना फटाफट से बताओ। जब आपने क्लास में किया था मैंने क्या बताया था कि पोयम का मतलब क्या होता है? जहां पर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जहां पे लिए जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो आपने बोल दो बीच में और वर्ड था या बीच में एंड वर्ड था? बीच में एंड वर्ड था। तो इनमें से आंसर सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो री, एक कंपनी शेल बी सेट टू बी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर कब मान लेंगे? याद करो 4 कंडीशन होती थी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? पैसिव इनकम 50% से ज्यादा ना हो। दूसरी कंडीशन उसकी जो टोटल एसेट है उसका लेस देन 50% इंडिया में हो। तीसरी कंडीशन याद करो फटाफट से, उसके जितने एम्प्लॉई हैं उसका लेस देन 50% इंडिया में हो, और जो एम्प्लॉई इंडिया में है उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम हो। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पोयम वाला लेक्चर देखा क्लास में या सुना है, और अगर नहीं भी देखा मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाला है, प्लीज वहां से देख लेना, क्योंकि पोयम वाली गाइडलाइंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर आएंगी। तो अपने बोल दो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके एक्टिव बिजनेस क्या बनेगा? इंडिया से बाहर बनेगा।
तो ये चारों कंडीशन ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है जी। उसके बाद एक और पैसिव इनकम में क्या क्या आता है? पैसिव इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हम कमाते हैं सेल एंड परचेज। याद करो, सेल एंड परचेज फ्रॉम ओब्लिक टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज। इट मींस अगर मैंने सेल की है एसोसिएटेड को और एसोसिएटेड से ही परचेज की है, उससे आने वाली इनकम जो होगी मेरी पैसिव इनकम बन जाएगी। और दूसरी पैसिव इनकम कौन सी होती है? डिविडेंड की इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, रॉयल्टी की इनकम। ये सारी इनकम क्या है? पैसिव इनकम है ना। तो एक बार चेक करो, इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल गुड्स इज फ्रॉम ओब्लिक टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। तो भैया ये क्या बन गई? पैसिव बन गई। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, ये भी क्या बन गई? पैसिव इनकम बन गई। तो बोथ ए एंड बी ये दोनों ही हमारी पैसिव इनकम बन जाती हैं। याद करो क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि पैसिव इनकम दो तरह की होती है, या तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जो इनकम आ रही है वो, या वो डिविडेंड और रेंटल इनकम और रॉयल्टी की इनकम और कैपिटल गेन की इनकम जो होती है वो हमारी पैसिव इनकम होती है। एक बच्चा कह रहा है भाई ये तूने किया है क्या? ये चल क्या रहा है? मेरे को तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है सर। मेरे को लग रहा है सर ने बीच में प्रोफेशनल के क्वेश्चन डाल दिए हैं। इधर आओ, इधर आओ मेरे नारंगी सतरंगी, इधर आओ। ये नाला है कि पोयम वाला कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में, जहां पर मैंने कहा था फॉरेन कंपनी वाले केस में पोयम की जो नई गाइडलाइंस है वो करनी है। क्लास में तो हमने डिस्कस कर ली थी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिन्होंने मुझसे कोचिंग नहीं ली, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी पोयम की गाइडलाइंस डाली हुई है, प्लीज वहां से जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पक्का बनता है। फिर ये मत कहना कि सर हमने क्वेश्चन किया नहीं था। ठीक है ना? बच्चा कहता है ओके सर हम कर लेंगे। आगे देखो फिर अगला, द गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग पोयम एज गिवन इन सर्कुलर डेटेड 24 जनवरी 17 शेल अप्लाई टू ए कंपनी हैविंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट। अपने आप बोल दो रही, आपको मैंने पहले भी कहा था पोयम की गाइडलाइंस कब लगती है? अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर जो 50 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है उस केस में पोयम की गाइडलाइंस लगती ही नहीं है। 50 करोड़ से अगर ऊपर टर्नओवर होगी तब गाइडलाइंस लगेंगी। तो अपने आप बोल दो रही, एक्सीडिंग 50 करोड़ या 50 करोड़ और मोर, दैट इज एक्सीडिंग 50 करोड़ जो होंगी तब पोयम की गाइडलाइंस लगेंगी, उसके अलावा पोयम गाइडलाइंस नहीं लगेंगी। उसके बाद जी पोयम की गाइडलाइंस जब हम चेक करते हैं उसमें कितने साल का एवरेज डेटा जो है हम कंसीडर करते हैं? आंसर आ जाना चाहिए था, फटाफट से बोलो। पोयम की गाइडलाइंस में कितने साल का एवरेज डेटा हम कंसीडर करते हैं? 1 2 3 4, 3 साल का जो एवरेज डेटा होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो जाके एक बार नोट्स देख लेना, उसमें लिखा हुआ है 3 साल का एवरेज डेटा जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आओ जी क्वेश्चन नंबर 76। ये वही सेम क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था, बहुत ध्यान से करना जी। कंपनी ए, कंपनी सोर्सिंग एंटिटी फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप, फॉर एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स, मतलब बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, एंड इज 100% सब्सिडियरी ऑफ इंडियन कंपनी बी कंपनी, द वेयरहाउस एंड स्टॉक इन देम आर द ओनली एसेट ऑफ कंपनी आर लोकेटेड इन कंट्री एक्स। मतलब जितनी एसेट्स हैं वो सारी इंडिया से बाहर हैं, एक कंडीशन सेटिस्फाइड। सारे एम्प्लॉय जो हैं वो भी इंडिया से बाहर हैं, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। एवरेज इनकम का ब्रेकअप दिया हुआ है। अच्छा, अगर सारे एम्प्लॉय बाहर हैं तो उस एम्प्लॉय पे होने वाला खर्चा भी कहां पे होगा? बाहर। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। फोर्थ कंडीशन जो पैसिव इनकम वाली है वो बची है। अब एक बार चेक करना, उसने इनकम का ब्रेकअप दिया है। 30% इनकम इज फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम पार्टी विच आर नॉट एसोसिएटेड एंड सोल्ड टू एसोसिएटेड। अपने आप बोल देना जी, परचेज किया नॉन एसोसिएटेड से, सेल किया एसोसिएटेड को, क्या ये इनकम पैसिव इनकम है? आंसर इज नो। आपको मैंने पहले भी कहा था परचेज एंड सेल जो होगा वो एसोसिएटेड से करोगे तब पैसिव इनकम बनेगी। तो यहां पे उसने बोला परचेज जो है वो नॉन एसोसिएटेड से है। अब चाहे सेल एसोसिएटेड को ही क्यों ना हो, ये इनकम पैसिव इनकम नहीं बन सकती। उसके बाद 30% ऑफ इनकम फ्रॉम वेयर परचेज आर मेड फ्रॉम एसोसिएटेड, परचेज आपने की एसोसिएटेड से और सेल भी कहां पे की है? एसोसिएटेड को। तो ये इनकम क्या बन गई? पैसिव इनकम बन गई। तो 30% इनकम तो बन गई पैसिव। उसके बाद 30% ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर एसोसिएटेड और सेल किया नॉन एसोसिएटेड को। तो भैया परचेज किया एसोसिएटेड से, सेल किया एसोसिएटेड को, तो इनकम पैसिव इनकम नहीं बनेगी। और 10% इनकम बोल रहे हैं इंटरेस्ट की इनकम। अपने बोल देना इंटरेस्ट की इनकम क्या है? पैसिव इनकम है। तो भैया पैसिव इनकम कितनी बन गई? 30, तो ये वाली बन गई, और 10 ये, तो 40% बन गई ना। अपने बोल दो 40%। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है। चारों कंडीशन कैसे? सारी एसेट्स बाहर हैं, सारे एम्प्लॉय बाहर हैं,
उस पे होने वाला खर्चा बाहर होगा, और पैसिव इनकम जो है वो टोटल इनकम के 50% से कम है। तो अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, अपने बोल दो इसका एक्टिव बिजनेस इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? वो कह रहे हैं एक्टिव बिजनेस बताओ जी कहां है, एक्टिव बिजनेस जो है दैट इज आउटसाइड इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब लग रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना पेपर मुश्किल बना, समझ ही नहीं आया, वो क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। और आप खुद सोचो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आपके उस पेपर के अंदर बना तो कम से कम पूरे एक पेज में क्वेश्चन ही आएगा, बच्चा कहेगा छोड़ एक नंबर की तो बात है, उन्हें ये नहीं पता एक नंबर बाद में कितना काम आएगा। तो आपको बार बार कह रहा हूं पोएम की गाइडलाइंस जरूर पढ़ लेना, उसके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी होंगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। ठीक है जी, बच्चा कह रहा है सर जरूर पढ़ लेंगे, आप टेंशन मत लो सर, आप उसकी टेंशन मत लो। अगले क्वेश्चन पे फटाफट 77, दी अदर फैक्ट रिमेन सेम, क्वेश्चन ऊपर वाला सेम है, सिर्फ वेरिएशन क्या है, उसके टोटल एम्प्लॉय 50 हैं, जिसमें 47 एम्प्लॉय जो हैं, 47 एम्प्लॉय जो हैं वो तो हैं इंडिया से बाहर, और 3 एम्प्लॉय मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और सेल हेड वो इंडिया में। तो भैया 50% से कम इंडिया में है, ये तो क्लियर हो गया। अब बच्चा कह रहा है अगर 50% से कम इंडिया में है तो ऑब्वियस सी बात है ना, उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता जो एम्प्लॉय इंडिया में हो वो इतने बड़े लेवल के एम्प्लॉय हो कि उस पर होने वाला खर्चा टोटल खर्चे के 50% से ज्यादा हो, तो हमें देखना पड़ेगा कितना खर्चा किया है। देखो इसने क्या बोला, टोटल खर्चा 50 एम्प्लॉय का 5 करोड़ है, जो इंडिया में एम्प्लॉय है 3, उस पर खर्चा हो रहा है 3 करोड़, अपने आप बोल देना। तो 50% से कम है ज्यादा है सर, 5 करोड़ का 50% 2.5 करोड़ बनता है, जबकि इंडिया वाले एम्प्लॉय पर खर्चा हो रहा है 3 करोड़। तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो अपने बोल दो क्या उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है या नहीं है, इंडिया से बाहर नहीं है। तो एक बार चेक करो, ए कंपनी इज नॉट एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह से वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, और कई रटने वाले बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छा 50 एम्प्लॉई है ना, तो 50 में से 3 तो इंडिया में है, तो अगर 3 इंडिया में है तो होने वाला खर्चा भी 50% से कम ही होगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये 3 एम्प्लॉई इस लेवल के हैं कि इन पर होने वाला खर्चा 47 एम्प्लॉई पर जो खर्चा हो रहा है ना उससे भी ज्यादा है, तो यह टोटल खर्चे के 50% से ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है कंडीशन ब्रेक हो चुकी है, और अगर कंडीशन ब्रेक हो चुकी है उस केस में इसका एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया से बाहर नहीं माना जाएगा। ठीक है नी, उसके बाद जी वो कह रहे हैं बेसिक फैक्ट क्वेश्चन 76 के सेम है, मतलब 77 के नहीं 76 जो हमने ऊपर पढ़ा उसके बिल्कुल सेम है, इट मींस एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है। फिर वो कहना चाह रहे हैं उसकी 5 बोर्ड मीटिंग है, जिसमें 3 हो रही है इंडिया से बाहर और 2 हो रही है इंडिया में। आपने आप बोल दो, आपको मैंने पहले भी कहा था पोयम आउटसाइड इंडिया मान लेंगे, कम मान लेंगे अगर उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर हो और उसकी मेजर बोर्ड मीटिंग जो है वो भी इंडिया से बाहर हो। तो अपने बोल दो एक्टिव बिजनेस इंडिया से बाहर है और मेजर बोर्ड मीटिंग वो भी इंडिया से बाहर है, तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोयम इंडिया से बाहर मान ली जाएगी ना। तो इसकी पोयम कहां मान लेंगे, पोयम मान लेंगे आउटसाइड इंडिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, तो भैया एक्टिव बिजनेस वो भी इंडिया से बाहर है, क्योंकि क्वेश्चन 76 में एक्टिव बिजनेस बाहर आया था, और 5 बोर्ड मीटिंग में से अगर 3 इंडिया से बाहर होंगी तो बोर्ड मीटिंग वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो भैया दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो पोयम इंडिया से बाहर मान ली जाएगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अगले क्वेश्चन पे आओ, 2 क्वेश्चन बैलेंस बचे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। लो जी, इंडिया में बिल्डिंग सेल कर दिया, उसका प्रॉफिट है, रिसीव कहीं पर भी किया हो, इनकम अराइज इन इंडिया हो गई ना, ये तो सबके हाथ में टैक्सेबल हो गया। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, लो जी इंडिया में एम्प्लॉयर है उससे पेंशन आ रही है, तो इनकम अराइज इन इंडिया, ये भी सबके हाथ में टैक्सेबल हो गया। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया, तो भैया ये यूके डेवलपमेंट बॉन्ड जो है ये आरओआर के हाथ में तो पूरे टैक्सेबल होंगे, बट आरएनओआर और एनआर के हाथ में पूरे नहीं, सिर्फ 1/4, क्योंकि 1/4 आपने इंडिया में रिसीव किए हैं। तो अगर 1/4 इंडिया में रिसीव है तो उसका 1/4 कितना हो गया जी, 5000। तो इतना बोल देना। अब 20 और 14 34, 34 और 20, 34 और 20 हो गए 54। तो 54,000 जो है ये तो आरओआर में आएगा ही आएगा। आर एनओआर में कितना आएगा, 34 और 5 39, और एनआर में कितना आएगा 34 और 5 39। तो आंसर आएगा 54 39 39, ये इनकम टैक्सेबल होगी। तो एक बार चेक करो कौन सा है, आरओआर 54
RNOR 39 और NR 39, तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर एक बार दोबारा से प्लीज, एक बार दोबारा बता दो। पहला क्या है, बिल्डिंग इंडिया में है, वो सेल की है, इनकम अराइज इन इंडिया, सबके हाथ में टैक्सेबल 20-20-20। एम्प्लॉयर इंडिया में है, उससे पेंशन मिली है, अराइज इन इंडिया, सबके हाथ में टैक्सेबल 14-14-14। फिर तीसरा यूके डेवलपमेंट बोर्ड, इनकम अराइज बाहर की है, तो ROR के हाथ में सारी टैक्सेबल है, बट रिसीव की है 1/4, तो RNOR और NR के हाथ में 1/4 टैक्सेबल होगा, मतलब 5,000 तो 20,000 5,000 5,000, तो कितना हो गया 54 39 39, ये टैक्सेबिलिटी आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। आओ जी फिर लास्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 80 पे आओ। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, लो री मैं तो काट ही रहा हूं, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट तो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, चाहे वो ROR हो, RNOR हो, NR हो, मैंने काट दिया क्योंकि किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट ऑफ पाकिस्तान 35,000, ये सिर्फ ROR में टैक्सेबल होगा क्योंकि जर्मन कंपनी है, इनकम बाहर कमाई है। डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये तो एग्जम्प्ट ही हो गया, ये एग्जम्प्ट हो गया ना, क्योंकि इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड सेक्शन 1034 में इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है 10 लाख तक, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो ये डिविडेंड कौन सा है, इंडियन कंपनी है, एग्जम्प्ट होगा सेक्शन 1034 में, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बर्मा, इंडिया से बाहर कमाई है और नोट रेमिटेड टू इंडिया, इंडिया में रेमिट नहीं की, तो सिर्फ ROR के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो अपने बोल दो ROR के हाथ में कितनी टैक्सेबिलिटी आ गई, ये 40 ये और 35 ये 75, और RNOR कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, NR कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, तो 75 नील और नील ये आंसर आएगा। तो एक बार चेक करते हैं, 75 40 40 नहीं, ये तो नहीं है, बाकी तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए ये रहा 75 नील और नील, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर एक बार दोबारा से बता दो प्लीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जब एग्जाम में आते हैं ना सर, तो हम ही तभी तो गलती करके आते हैं, एक बार दोबारा बताओ सर, आप ऐसे इतनी जल्दबाजी मत करो। ओके सॉरी, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट सबके हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, इसको मैंने हटा दिया। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी, इनकम बाहर कमाई है, तो बाहर कमाई ओनली ROR के हाथ में टैक्सेबल होगी, 40,000 पे ओनली 35,000 पे ओनली ROR के हाथ में आएंगे और किसी के हाथ में नहीं आएंगे। डिविडेंड इंडियन कंपनी से है, सबके हाथ में एग्जम्प्ट है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये 40,000 पे 20,000 पे एग्जम्प्ट हो गए। एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया हो तो एग्जम्प्ट होती है, एक बार दोबारा बोलूंगा, एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया हो तो एग्जम्प्ट होती है। बर्मा क्या इंडिया में है, बर्मा इंडिया में है, बच्चा कह रहा है हाँ लक्ष्मी नगर के पास है, नालायक, लक्ष्मी नगर के पास है बर्मा, लक्ष्मी नगर इंडिया से बाहर है नालायक को, बर्मा इंडिया से बाहर है, तो अगर इंडिया से बाहर कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई है ओनली ROR के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में नहीं होगी, क्योंकि रिसीव तो आपने इंडिया में की नहीं है, तो सिर्फ ROR के हाथ में आएगा 40 और 35 75, और कोई भी कैटेगरी आप चेक कर लो, ना तो RNOR के हाथ में टैक्सेबल है और ना ही NR के हाथ में, तो आंसर आ गया 75 नील और नील, ये आंसर आ गया जी हमारा। तो अब जाके मेरे ख्याल से आज हमने क्वेश्चन कर रही हैं 25 क्वेश्चन अभी तक हमारे हो चुके हैं, क्योंकि 55 से हमने स्टार्ट किए थे ना, तो 55 से 80, तो मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन हुए हैं। तो मुझे आपने ये बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के सही थे। मैं उम्मीद करूंगा जितना भी बच्चा मेरे सामने बैठा है, क्योंकि बहुत कम बच्चा बैठा है मुझे पता है, बट जितना भी बच्चा मेरे सामने बैठा है उनके 25 में से कम 22 क्वेश्चन या उससे ऊपर सही होंगे, और जिनके 22 से कम सही है ना, तो उनको मेहनत बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 90 प्लस का टारगेट लेके चलना है सर, मुझे 70 80 वाली अब गेम नहीं खेलनी, क्योंकि एग्जाम जो कैंसिल हो चुके हैं ना, मुझे आपके 90 प्लस मार्क्स दिलवाने हैं। इस अटेम्प्ट में उम्मीद करूंगा कई सारे बच्चों के आए और वो मुझे मैसेज करें कि सर आपका ड्रीम था ना, देखो आज ड्रीम पूरा हो गया, बट वो तब होगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है जी, तो आपने मुझे बताने 25 में से कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे सैलरी वाले क्वेश्चन देखो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सैलरी के एमसीक्यूज का ना सेट 2 है, सेट 1 मुझे अभी मेरे लैपटॉप में मिल नहीं रहा था, तो सेट 1 जैसे ही मिलेगा इसके बाद हम सेट 1 कर लेंगे। आपको ये डाउनलोड करना है तो एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे जाओ, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ही डाल दूंगा, ठीक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, रेजिडेंशियल स्टेटस वाले एमसीक्यूज भी डाल दूंगा, सैलरी का सेट 2 भी डाल दूंगा, और उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाले थे वो भी डाल दूंगा, ताकि आप तीनों ही वहीं से डाउनलोड करके आराम से कर सकते हो। अब इस सेट 2 में ना सैलरी के टोटल क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मेरे ख्याल से टोटल क्वेश्चन है 1 नहीं 85,
टोटल क्वेश्चन है 85। अब आज हम सारे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से पूरा ऑलमोस्ट होने ही वाला है, सिर्फ 3-4 मिनट पड़े हैं। तो ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। सैलरी स्टार्ट हो कर देते, कम से कम स्टार्ट तो करें। तो पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले सेशन में हम इसके बैलेंस क्वेश्चन करेंगे। इतने आपने उसकी प्रैक्टिस करके आनी है। और अगला सेशन मेरा सैटरडे को है। सैटरडे को पहले मैं डाउट्स लूंगा क्योंकि आपके काफी सारे डाउट्स हैं जो मैंने सैटरडे संडे नहीं लिए थे पिछले, मैं घर था उस टाइम। बट इस सैटरडे को मैं डाउट लूंगा, संडे को भी लूंगा, आपके सारे डाउट्स मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। तो अब जो सैलरी के हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे ट्यूसडे, मतलब अगले ट्यूसडे को। तब तक आपने प्रैक्टिस करनी है। आप खुद एक बार चेक कर सकते हो कि आपके आंसर क्या है, फिर यहां से मैचिंग कर लेंगे तो पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपके गलत है और कहां कहां क्यों गलत है। ठीक है जी, बाकी 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और अगर किसी के अभी भी डाउट्स हैं मेरे स्कैनर में से तो प्लीज अभी मुझे भेज देना, क्योंकि सैटरडे को मुझे फिर आपके डाउट्स लेने हैं और संडे को भी लेने हैं। आगे देखो फटाफट से पहला क्वेश्चन सैलरी का। सर्विस रिसीव इन लिeu ऑफ अनअवेल्ड लीव ड्यूरिंग सर्विस शैल बी, अपने आप बोल दो जी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट ड्यूरिंग सर्विस लेते हो तो फुली टैक्सेबल होता है। यहाँ पे ना कई बच्चे बोलते हैं सर फुली एग्जम्प्ट, सर यहाँ पे उसने ड्यूरिंग जॉब बोला है। और याद करो मैंने कहा था ग्रेचुटी लीव सैलरी अगर आपने ड्यूरिंग जॉब लिया तो फुली टैक्सेबल करेंगे क्योंकि एग्जम्पशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो भैया लीव सैलरी आपने ड्यूरिंग जॉब विड्रॉ कर ली है तो फुली टैक्सेबल होगी, कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फुली टैक्सेबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो री, इंटरेस्ट फ्री लोन टू एम्प्लॉई वेयर द अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज टैक्स फ्री परक्विजिट इन ऑल केसेस अंडर सेक्शन 17(2). अपने आप बोल देना कितने रुपए तक का अगर हम लोन दें इंटरेस्ट फ्री तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। याद करो लिमिट कितनी थी? 20,000 रुपए। आपको मैंने पहले भी कहा था अगर 20,000 रुपए तक का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो हमें कुछ भी इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं करना। तो भैया 20,000 रुपए की लिमिट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही अगला क्वेश्चन सेम आ गया, लीव इन कैशमेंट अगर आप सर्विस के ड्यूरिंग ले रहे हो तो क्या होगी? टैक्सेबल होगी, क्योंकि लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग जॉब लोगे फुली टैक्सेबल। रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद लेते हो, एग्जम्पशन तब मिलती है, ड्यूरिंग जॉब लोगे तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंसेस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया आर फुली टैक्सेबल। सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। याद करो मैंने पहले बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को जो भी अलाउंसेस और परक्विजिट मिलते हैं आउटसाइड इंडिया में सारे एग्जम्प्ट होते हैं सेक्शन 10 में। तो वो कह रहे हैं जो अलाउंसेस और परक्विजिट मिल रहे हैं फुली टैक्सेबल है। क्या वो सच्ची बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये एग्जम्प्ट होते हैं, टैक्सेबल नहीं होते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, व्हेन द एसेट गिवन बाय एम्प्लॉयर इज लैपटॉप व्हाट अमाउंट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अपने बोल देना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, मैंने पहले भी कहा था इनमें से कुछ भी एम्प्लॉय को मिलेगा एग्जम्प्ट होगा, रीजन बिंग इनका नेचर ऑफिशियल है। और सर अगर नेचर ऑफिशियल है तो मुझे कुछ बेनिफिट तो मिला ही नहीं, और अगर मुझे बेनिफिट ही नहीं मिला तो परक्विजिट कुछ भी टैक्सेबल नहीं होंगे। तो अपने आप बोल देना लैपटॉप जो दिया जा रहा है तो एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जम्प्ट है, तो ये आंसर बन जाएगा नॉन टैक्सेबल, एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद जी, मयंक रिसीव 50,000 बेसिक सैलरी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 और एंटरटेनमेंट अलाउंस 4,000 का है, उसने सारा खर्चा कर दिया, वो कह रहे हैं डिडक्शन कितने की मिलेगी? पहली बात तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट किसको मिलता है? गवर्नमेंट को, तो ये भी गवर्नमेंट है। पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, माइनस कितना करेंगे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला एक्चुअल, एक्चुअल कितना मिला? 4,000। दूसरा कितना है? 5,000। और तीसरा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। तो भैया 4,000 पहला, 5,000 दूसरा, और अगर बेसिक का 1/5 करूंगा तो कितना आएगा? 10,000। तो इसमें से लीस्ट क्या बनेगा? 4,000 बनेगा ना। तो जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला उस सारे की ही डिडक्शन मिल जाएगी। बच्चा कहता है सर ये हमें याद नहीं आ रहा। नालायकों याद करो 16(2) जो हमने किया था एंटरटेनमेंट अलाउंस का, गवर्नमेंट वाले केस में पहले ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं। ऐड हम पूरा करते हैं, माइनस करते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला एक्चुअल, दूसरा 5,000, तीसरा 1/5। भैया एक्चुअल 4,000 है, दूसरा 5,000 है, तीसरा 1/5 क्या बनेगा? 10,000। तो लीस्ट क्या बनेगा? 4,000 बनेगा ना। तो जो मिला वो सारा डिडक्शन मिल गया, तो 4,000 की मुझे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, एक्सपेंडिचर इंकर और रिम्बर्स ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली फुली एग्जम्प्ट विदाउट लिमिट फॉर ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी। अगर एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या उसकी फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सारा एग्जम्प्ट कर देंगे कब? याद करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर वाला, अगर अप्रूव है
स्पेसिफाइड डिसीज के लिए सारा एग्जाम्प्ट है, एक बार चेक करना। हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर एग्जाम्प्ट है, हॉस्पिटल मेंटेन बाय गवर्नमेंट ये भी एग्जाम्प्ट है। तो एनी ऑफ द अबव, अगर इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में इलाज होगा तो फुली एग्जाम्प्ट है, उस केस में कोई भी लिमिट है ही नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं रिम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर टू एनी अमाउंट एक्चुअली स्पेंड बाय एम्प्लॉई फॉर ऑब्टेनिंग और हिज फैमिली मेंबर ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक। याद करो मैंने कहा था अगर कोई स्पेसिफाइड हॉस्पिटल होगा उसमें इलाज होगा तो फुली एग्जाम्प्ट है, और स्पेसिफाइड हॉस्पिटल के अलावा कोई प्राइवेट क्लिनिक है, कोई नर्सिंग होम है, उसमें इलाज होगा तो पहले 15,000 रुपए की एग्जाम्पशन थी बट अब नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा था मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड हॉस्पिटल के अलावा कहीं पर भी होगा फुली टैक्सेबल होगा। तो अपने बोल दो नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक हो गया, तो भैया ये क्या है, फुली टैक्सेबल। तो यहाँ पे अब कोई 15,000 रुपए की लिमिट नहीं है। तो जिन बच्चों ने पुराना लॉ पढ़ा है वो भूल जाएं, 15,000 रुपए की लिमिट पुराने जमाने के अंदर होती थी, अब कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो, व्हेन गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन सोर्स, अपने बोल देना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर अपने रिसोर्स से दे रहे हैं, तो आपको मैंने क्या कहा था कितना टैक्सेबल करोगे। अगर उसके खुद के रिसोर्स होंगे तो अगर आपको याद आ रहा हो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आएगी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। नहीं याद आ रहा ना तो एक बार नोट्स खोले ना सैलरी के आज ही, ऐसे मत देखो क्या चल रहा है ये। मैंने आपको पहले भी कहा था रिवीजन करके बैठना सर, यहाँ पे रिवीजन करके बैठना, नहीं तो आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे, कल से आना भी बंद कर दोगे और मुझे भी गालियां दोगे, जबकि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सही करा रहा हूं अगर आपने रिवीजन पहले से की है। अब अगर रिवीजन ही नहीं की तो क्वेश्चन तो समझ में आएंगे नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन आप रट नहीं सकते, क्वेश्चन समझ सकते हो। तो अगर आप घर जाके डायग्राम देखोगे वहां पर मैंने क्या लिखवाया है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसके खुद के रिसोर्स हैं तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल बनता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। भैया कॉस्ट का ही तो नुकसान है तो वो टैक्सेबल कर देंगे। देखो ये क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो होगा वो कर देंगे टैक्सेबल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, याद करो आरएफए जब मिलता है और आरएफए वाले केस में अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है और दूसरी जगह भी एक घर मिलता है और पहले वाला घर भी होता है, तो जब दो घर मिल जाते हैं तो दोनों घर की वैल्यू टैक्सेबल नहीं करते। गवर्नमेंट कहती है हम पहले 90 डेज तक, फर्स्ट 90 डेज तक दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो टैक्सेबल करेंगे। मतलब एक घर मुझे मिल गया दिल्ली, फिर मेरी ट्रांसफर हो गई जयपुर, दूसरा घर मिल गया जयपुर, तो गवर्नमेंट कहते हैं विवेक इन दोनों में से ना एक घर तू छोड़ दे, क्योंकि आरएफए तेको एक घर का मिलेगा, और अगर तू घर नहीं छोड़ता तो फिर टैक्सेबल करेंगे। बट गवर्नमेंट ने इतना बेनिफिट दिया कि पहले 90 डेज का टाइम दे रहे हैं, 90 डेज तक इन दोनों में से एक घर की वैल्यू टैक्सेबल करेंगे जिसकी वैल्यू कम आएगी। और अगर 90 डेज में तू ये दोनों में से कोई घर नहीं छोड़ता फिर 90 डेज के बाद दोनों ही घर की वैल्यू तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसने मुझसे बोला है कि फर्स्ट 90 डेज में क्या होगा, तो भैया फर्स्ट 90 डेज में दोनों की टैक्सेबल होगी, दोनों में से एक की टैक्सेबल होगी, ये तो क्लियर है। अब दोनों में से एक कौन सा, हायर या लेस, लेस वाली टैक्सेबल होगी। तो देखो जी, वैल्यू ऑफ वन हाउस विद लोअर वैल्यू शैल बी टैक्सेबल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका बुक चेक कर लेना, आरएफए वाला जो नोट्स होंगे उसमें लिखा होगा आपका। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो अब जाके आज हमने टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और वही 40 मिनट लगे हैं, तो इतनी देर का ही सेशन हमारा होता है। और उम्मीद करूंगा डेली 35, 30, 35, 40 हम क्वेश्चन कंप्लीट करते रहें, ताकि जब तक आपके एग्जाम आए ना हम इतनी प्रैक्टिस कर डालें, इतनी प्रैक्टिस कर डालें कि आप भी कहो सर बस अब क्वेश्चन पेपर हमें दिखा दो, क्योंकि भगवान की दया से हमें सारा आता होगा। और कम से कम इतनी कह रहा हूं, जिनको 40 नंबर की उम्मीद भी नहीं होंगी ना उनके भी 60 नंबर मैं दिखा दूंगा इस बार, अगर वो डेली स्टूडेंट दरबार अटेंड कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने शेयर करना बंद कर दिया। उल्टे सीधे कई बच्चे कमेंट डालने लग गए हैं कि विवेक सर वेले हैं, एक बच्चे ने डाल दिया विवेक सर वेले हैं, हाँ भाई वेला हूं, आपके लिए वेला हूं, आपके लिए पागल हूं, और बोलो क्या करूं। ये तो शुक्र है भगवान का कि आपको ऐसा पागल मिल गया सर, सही बात बोल रहा हूं। अगर मैं आपके लिए यहाँ पे आता हूं तो सिर्फ आपके प्यार की वजह से आता हूं। और कई बच्चे बोलने वाले उनकी मैंने कभी परवाह की ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर 10-15 बच्चे भी आके बैठ रहे हैं कम से कम उनको तो फायदा हो रहा है ना। अब जिनको फायदा नहीं हो रहा उनका मैं क्या करूं सर, मैं पकड़ के तो बिठा नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे, मेरे सामने तो कैमरा है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो और मेरी बात सोचते हो, मेरी बात समझते हो, ठीक है नी। चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा सैटरडे को स्टूडेंट दरबार, ठीक है, उसमें डाउट्स आपके लूंगा, संडे को डाउट लूंगा, फिर ट्यूसडे को जो बैलेंस हमारे अगले 35 या 40 क्वेश्चन होंगे सैलरी के, आपने पहले एक बार जरूर करके आने, उसको फिर हम यहाँ पे टेस्ट के रूप में करेंगे।
और मुझे अब वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। जो झूठ बोलेगा उनसे पाप लगेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल सच आपने बोलना है, ठीक है। चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी नेक्स्ट स्टूडेंट दरबार के सेशन में। और उसके बीच में भी मैं कुछ एक आधी अनाउंसमेंट कर ही दूं कि बर्थडे पर क्या लेके आ रहा हूं। वन बाय वन अनाउंसमेंट करूंगा, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगेंगी। और इतनी भी उम्मीद करूंगा कि आप हर वीडियो शेयर जरूर करोगे सर। साल में बर्थडे एक बार आता है, साल में गिफ्ट आपको एक बार देता हूं, उम्मीद करूंगा वो गिफ्ट आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद करूंगा आप उसको प्यार करोगे, उम्मीद करूंगा आप उसको अच्छे तरीके से लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।